नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट ओबू जीके के सवाल, यानी सारे सवाल कवर करने वाले हैं जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आने वाले किसी भी शिफ्ट या फिर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एससी, इन सभी के लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। यहाँ से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और होता क्या अभी जो भी एग्जाम्स होते हैं समय कम मिलता है, सवाल ज़्यादा होते हैं और टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर ये है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मॉक टेस्ट लगा सकते हो, यानी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के 1 वर्ष की आपको सारी वैलिडिटी मिल रही है। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो सेंटर है, एक यूनिवर्सिटी है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर है? तो ये विश्वविद्यालय है मुंबई में, हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। आप एंड में वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो सकते थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का औसत लक्षित अनुमान क्या रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जीडीपी का जो औसत लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 9% लक्ष्य रखा गया था, और हासिल जो लक्ष्य किया था बाद में वो 8% किया था। आपको पूछा था कितना रखा गया था, तो वो 9% हो जाएगा, और हासिल कितना किया गया था? 8%। और इसकी थीम है तेज और अधिक समावेशी विकास, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? इजी सवाल रहेगा। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम ऑप्शन में सा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी बाकी सभी आप देख सकते हो, सीडी, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप, सभी सेकेंडरी द्वितीयक स्टोरेज है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की स्थापना कब हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में, 29 अक्टूबर 1919 को स्थापना हुई है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सदस्य देश है 187। नेक्स्ट में देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शब्द है जो यूनाइटेड नेशंस टर्म है, ये किसने कॉइन किया, इसको किसने गढ़ा इस शब्द को? तो ये शब्द दिया गया है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। इस शब्द को कॉइन किया गया है यूनाइटेड नेशंस को रूजवेल्ट के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? इजी सवाल रहेगा, आप कमेंट करके बताना। आई थिंक आप सभी कैंडिडेट के 30 प्लस यहाँ से सही हो रहेंगे, थोड़ी इजी शिफ्ट थी आज। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके उत्तरी अफ्रीका में, जो कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा उत्तरी अफ्रीका में है। और तकला मकान इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, तो ये चाइना में है, शिजियांग चाइना में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, नूबियन सूडान में है। मोजेओ मरुस्थल यूएसए में है। कालारी मरुस्थल है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोस्वाना में है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अट्टाकामा, ये कहाँ पर है? चिल्ली में अट्टाकामा है। अलगे जीरा एग्जाम में पूछा जाता है सूडान में। पैटागोनिया अर्जेंटीना में, एनटीपीसी में पूछा हुआ है। और मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप हैं, रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरेबिया में, सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको में। अगला सवाल देखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राज्य का पूछा तो उत्तराखंड हो जाएगा, चमोली जिला उत्तराखंड, वहां पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में स्थापित हुआ था और ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है। 1988 में इसको शामिल किया गया था। उज्जैन में जो नेक्स्ट कुंभ मेला है वो कब आयोजित होने वाला है? तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर एक जगह पर कुंभ मेला आयोजित होता है। टोटल 4 स्थल है जहां पर कुंभ मेला लगता है 4-4 वर्ष के अंतराल में। तो आपको पूछा है उज्जैन में अगला कुंभ मेला कब आयोजित होगा? तो देखिए ये 2028 में होगा, क्योंकि इससे पहले जो उज्जैन में कुंभ मेला हुआ था तो 2016 में हुआ था। इसमें 12 वर्ष आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2028 में। और ये भी आपको याद होना चाहिए, उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और अभी 2021 में जो कुंभ मेला लग रहा है वो कहाँ पर है? तो ये हरिद्वार में 2021 में कुंभ मेला गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लगता है।
प्रयागराज कुंभ मेला है ये 2025 में नेक्स्ट होने वाला है, जो कि पूर्ण कुंभ होगा। प्रयागराज कुंभ मेला है कौन सी नदी के किनारे होता है? तो ये 3 नदियां हैं जो गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर हैं, इनके संगम पर होता है इलाहाबाद प्रयाग में। ये प्रयाग कुंभ मेला 2025 में होगा। और आपको पता होना चाहिए 2019 में हुआ था अर्ध कुंभ मेला, कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ था। और मैं बात करूं प्रत्येक स्थान पर कितने वर्ष पर लगता है, तो 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। और 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी लगता है। सिजदा एवं पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा एंड पेबोस जो प्रथा है वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। आपको पूछ लें इन प्रथाओं को समाप्त किसने किया था, मतलब अंत किसने किया था सिजदा पेबोस का? अंत शाहजहां ने किया था, शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा का क्या मतलब हो गया? तो झुककर सुल्तान को, जो राजा है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना सिजदा हो जाएगा। पेबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 10। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। अन्य जितने भी व्यक्तियों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बहुत बार बता चुका हूँ। वीर सावरकर हैं, ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर। राजीव गांधी पूछ लें तो हैदराबाद में हो जाएगा। श्री गुरु रामदास जी, ये अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर ओडिशा में है। ये पूछा हुआ सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट INTPC में आया था, नागपुर महाराष्ट्र में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। और फिर छत्रपति शिवाजी मुंबई में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार ये एयरपोर्ट पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में हो जाएगा, पूछा हुआ NTPC में मार्च में ही पूछा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर MP में। और शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मृगनयनी महल कहाँ पर है? तो ये पैलेस है जो मृगनयनी का पैलेस महल है, ये ग्वालियर में है। निर्माण इसका कराया है वो मानसिंह तोमर ने कराया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, छरही नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अब काफ़ी स्टूडेंट है वो चेडी बता रहे हैं और कुछ छरई बता रहे, हो सकता है इंग्लिश में इस प्रकार था, हिंदी में चेडी था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ छरई नृत्य की तो ये हिमाचल प्रदेश का, बाकी चेडी नृत्य इस प्रकार कहीं पर नहीं मिला। आपको पता बता सकते हो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या था? छरई हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और छरई से आपको याद होना चाहिए चरी नृत्य है ये राजस्थान का है और छरई है हिमाचल प्रदेश का। ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला सवाल देखिएगा, सार्क में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो सार्क में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में PNB से बीमा करवाया, सभी को पता होगा। 8 सदस्य देश हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 1985 ढाका में हुई थी। और ट्रिक याद रखना है, जो 8 सदस्य देश हैं बहुत बार पूछ लिया जाता है सार्क में कौन सा नहीं है, तो PNB से बीमा करवाया। PNB से बीमा का मतलब क्या हो गया? P यानी पाकिस्तान, N यानी नेपाल, B यानी भूटान, PNB से यानी श्रीलंका, बीमा हो जाएगा फिर यानी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान, जो कि 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश बना था। कब बना था? 2007 में। अफगानिस्तान 14वां शिखर सम्मेलन में का 8वां सदस्य देश बना कब था? जरूर याद रखना। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी जो फादर है मॉडर्न बॉटनी के, वो कहा जाता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और जूलॉजी के या फिर जो बायोलॉजी हैं उनके जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। लेकिन आपको पूछा था आधुनिक वनस्पति विज्ञान या फिर मॉडर्न बॉटनी के जनक हैं, तो ये लिनियस हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। पूछा जाता है यहाँ से हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। अगला सवाल देखिएगा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड है ये 1922 में हुआ था, बहुत बार बता चुका हूँ। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान कहाँ पर है? ये गोरखपुर जिले में है। वहाँ पर हुआ क्या कि पुलिस पर जो जबरन एक जुलूस ने रोकना चाहा, जब पुलिस ने जुलूस को रोकना चाहा तो फिर जनता वहाँ से भड़क गई, क्रोध में आकर थाने में ही आग लगा दी और वहाँ से थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से गांधी जी हैं काफ़ी स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि उस समय जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, अहिंसा का समर्थन कर रहे थे गांधी जी,
लेकिन यहाँ पर हिंसा हो जाने से 12 फरवरी 1922 को जो बारदोली में हुआ कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद समाप्त किया गया था? चौरी चौरा कांड 1922 में। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम है 1911 में। कब? 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत की बात करें जो वंदे मातरम है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन इससे पहले 1896 में राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रीय गान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने वंदे मातरम को 1896 में गाया था। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? एमटीएनएल हो जाएगी। एमटीएनएल का मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो महारत्न नहीं है। बाकी गेल, ओएनजीसी, कुल 10 महारत्न कंपनी आप देख सकते हो। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी हो जाएगी, तेल और प्राकृतिक गैस जो निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, स्टील अथॉरिटी जो सेल है। तो टोटल 10 महारत्न, 14 नवरत्न कंपनी है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में आपकी एक ऑप्शन माउस था, बाकी मॉनिटर था, प्रिंटर था, जो कि आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आपको इनपुट पूछा तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटलाइजर टैबलेट हैं, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सभी इनपुट हैं। अप्रैल 2019 में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था जर्मनी में? तो जर्मनी में अप्रैल 2019 में मीना कुमारी ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जीता था। तो ये कोल्ग जर्मनी में आयोजित हुआ था। 54 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में इन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था मीना कुमारी ने 2019 में। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब की गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने रिपीटेड 13 मार्च 1946 को ये हत्या की थी। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं, वाई आई एम ए हिंदू बुक्स के ऑथर। इनमें से कौन सा एनिमल उत्तक कौन सा नहीं है? तो एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं, ये आपको पूछा है। तो ये मेरिस्टम हो जाएगा। मेरिस्टम एक प्लांट टिश्यू है, न कि एनिमल टिश्यू। अगला सवाल, सिंधु कालीन स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में है? तो सुरकोटड़ा है कच्छ, गुजरात में। राज्य का पूछा है तो गुजरात में। और सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। आपको रोपड़ पूछ ले तो रोपड़ है पंजाब की सतलज नदी के किनारे। धौलावीरा भी गुजरात में है, राखीगढ़ी है हरियाणा में। नेक्स्ट वन देखिएगा, वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो हृदय का आपको हार्ट का पूछा है। वयस्क मानव, तो मेल के केस में लगभग ये 300 ग्राम होता है। ये भी वेरी करता है, आप कमेंट करके बताने क्या एग्जैक्ट ऑप्शन थे। यदि 300 के आसपास थे थोड़ा डाउटफुल हो सकता था, क्योंकि एडल्ट ह्यूमन ब्रेन रहता है वो एक, ये तो आपकी ब्रेन हो जाएगा, मस्तिष्क का हो जाएगा, लेकिन जो आपको पूछा है मानव हृदय का वो 300 ग्राम है। पुरुष के केस में 300 से 350 ग्राम रहता है, महिला के केस में 250 से 300 ग्राम रहता है। तो एवरेज आप 300 ग्राम कह सकते हो मेन में। बाकी कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। आपको यदि मस्तिष्क का पूछ ले तो 1370 ग्राम रहता है वेट औसत यहाँ पर। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंप्यूटर में जो डाटा कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, फिर पेस्ट करना आपको कंट्रोल वी से, कट होगा कंट्रोल एक्स से। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको पूछा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बैटन थे। और पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो इनके बाद बने थे सी राजगोपालचारी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट है, विलियम की मौसी वाला ट्रिक है, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में। फिर आपकी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बैटन, भारत का पहला वायसराय कैनिंग हो जाएंगी। अगला सवाल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। इनमें से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से अमर्त्य सेन ऐसे थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। अमर्त्य सेन को ये नोबेल प्राइज मिला था 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। अन्य जितने भी भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है बहुत बार मैं बता चुका हूँ। फिर देख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले जो भारतीय इनको नोबेल मिला 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए। फिर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया 1930 भौतिकी में।
उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा, मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला, मदर टेरेसा। फिर यहाँ पर बात करूँ चंद्रशेखर की, तो इनको 1983 में भौतिकी का, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का, वीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला है, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन का, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म बहुत बार पूछा जाता है राय भोई की तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1469 को हुआ था, और मोक्ष जो डेथ है वो करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी 1539 में। सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम, देखिए अपोलो 11 क्या है ये भी मैं बता दूंगा, पहले ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा पर, ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है लूना 2, ये की थी 12 सितंबर 1959 को की थी। अब देखिए अपोलो 11 है, ये मानव हुमन था, इसमें हुमन नहीं था, मानव युक्त जो सबसे पहले लैंडिंग हुई है सफलतापूर्वक वो स्पेस फ्लाइट जिसका नाम है हुमन, यहाँ पर मानव पर लैंड किया है, इसका नाम है अपोलो 11। जैसे कि आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बस गए थे, तो वो जो अपोलो 11 स्पेस फ्लाइट नाम है उसी से गए थे ये 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार ये गए थे 20:17:39 में। तो ये तो हो जाएगा जो हुमन युक्त सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यान है, कौन सी स्पेस फ्लाइट है जहाँ पर मानव ने चंद्रमा पर लैंड किया, अपोलो 11 हो जाएगी। ये बिना हुमन के सबसे पहले सफलतापूर्वक लूना 2 गई थी। आपको हुमन का केस वहाँ पर दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था। अन्य इसके रिगार्डिंग और मैं फैक्ट की बात करूँ तो 1966 में चंद्रमा पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने के लिए लूना 9 अंतरिक्ष यान पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। सबसे पहले नरम लैंडिंग की थी लूना 9 ने की थी, यहाँ पर हार्ड लैंडिंग की थी लूना 2 ने। और फर्स्ट क्रू, ये तो आपकी क्रू वाला मतलब क्या हो गया, हुमन गए थे सबसे पहले। फर्स्ट क्रूड लैंडिंग मून है अपोलो 11, फर्स्ट क्रूड मिशन टू द मून अपोलो 8 है, और ये मिशन था लेकिन लैंड नहीं किया था इन्होंने। लैंड सबसे पहले अपोलो 11 ने किया था, मानवयुक्त है, ये अपोलो 8 लैंड नहीं हुआ था। फर्स्ट इंडियन मून लैंडिंग मिशन है, तो ये भारतीय है, चंद्रयान प्रोग्राम है। अगला सवाल देखिएगा, झूठ का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ कहलाती है, जिसका आविष्कार जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रथम गवर्नर थे ओ स्मिथ, और ये एक्ट है आरबीआई का 1934 वाला। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने कॉइन किया है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा है, ये जेई प्रुकिंजे ने गढ़ा है 1839 में। अगला सवाल देखिएगा, ऐसे जानवर जो अपने भोजन आहार में वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं साथ ही साथ मांस दोनों को खाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाते हैं? वनस्पति खाते मतलब वो शाकाहारी, और मांस भी खाते मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, तो ये सर्वाहारी हो जाएंगे, ओमनिवोर। अगला सवाल, अक्टूबर 2020 तक किम जोंग उन किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो किम जोंग उन सुप्रीम लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। 2011 से कंटिन्यू, इनसे पहले थे किम जोंग इल थे, और सबसे पहले थे किम इल संग, इस प्रकार नाम है ये। 2019 लोकसभा चुनाव जो 70वीं लोकसभा की बात करें तो टोटल जो कितने चरणों में ये इलेक्शन संपन्न हुआ था? तो 70वीं लोकसभा में टोटल 7 चरण में मतदान हुआ था। टोटल 543 सीटों में से 542 सीटों पर ये मतदान हुआ था। एक कौन सी सीट है जहाँ पर मतदान नहीं हुआ? तो तमिलनाडु की वेलोर सीट है। यहाँ पर धन बल के भारी पैमाने पर इस्तेमाल की शिकायत मिली थी, और फिर यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस सीट पर अनिश्चित काल के लिए मतदान स्थगित कर दिया था। तो 70वीं लोकसभा में 542 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक, और रिजल्ट आया था 23 मई 2019 को, जहां पर एग्जाम में पूछो सवाल है एनटीपीसी में बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? तो 303, आईएनसी ने 52 सीट है, और वोट आप देख सकते हो बीजेपी का कितने परसेंटेज रहा है। एनडीए 353 सीट है। थर्ड स्थान पर रही है वो डीएमके पार्टी रही है 23 सीट। अगला सवाल, एक विसरण का डिफ्यूजन का पूछा गया, उसका सही उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीजन का डब्ल्यूबीसी में पूर्ण प्रवेश करना, और प्लाज्मा झिल्ली में पूर्ण ऑक्सीजन का पहुंचना, जीवों के सांस लेने से ऑक्सीजन का जीव द्रव्य में प्रवेश करना है। तो सही उदाहरण जैसे कि ऑक्सीजन का यदि आरबीसी होता तो ये हो सकता था, बाकी यहाँ पर मेरे को ये लग रहा, बाकी मैं कंफ्यूजन हूँ, इसमें थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हो जिनको भी एग्जैक्ट पता है। विसरण होता है क्या मैं बता दूँ, तो किसी ठोस द्रव्य या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। अगला सवाल देखिएगा, केंदुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया है, कैंडुली फेस्टिवल है। देखिए मैं बताऊँ, जयदेव कैंडुली मेला है, ये तो पश्चिम बंगाल में है, तो ये हो सकता है जयदेव कैंडुली मेला है, ये पूछा गया है पश्चिम बंगाल में। लेकिन स्टूडेंट इस प्रकार बता रहे कि कैंडुली उत्सव था, तो इस प्रकार तो कहीं मेरे को नहीं मिला, आपको पता तो आंसर बता सकते हो। बाकी इससे मिलता जुलता एक नाम है कांगडली फेस्टिवल। तो कांगडली फेस्टिवल है, ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की रुंगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अंतिम सवाल देखिएगा, केंद्र सरकार ने कब तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है केंद्र सरकार ने। और बात करूं टीबी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य रखा गया वो 2025 तक रखा है। टीबी 2025 है, मलेरिया 2030 है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार टोटल 40 जो जीके के सवाल पूछे गए थे, एग्जैक्ट सारे सवाल बता दिए। कमेंट करके बता सकते हो इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे थे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।